So I welcome you all to this new session of electromagnetic waves. So let's have a quick revision of it. Actually, I will teach you in detail so that not from the perspective of, since it's a JEE mains topic, so in 40 to 1 hour or so we will be able to do this chapter. रीजनिंग के साथ करेंगे, रीजनिंग के साथ सीखेंगे, सिर्फ फॉर्मूलेज नहीं बता रहा हूं मैं, ताकि ये आपको याद रहेगा. ठीक है. जेई मेंस और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन ज़रूर आने की पॉसिबिलिटी बनती है इससे, आया भी है. ठीक है. तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं. अगर मैं लाइट रे की बात करूं तो लाइट रे को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करते थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन एज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स T माइनस एक्स बाई सी कैन बी अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ और पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर अ लाइट वेव. हम ये कहते हैं कि भाई जब लाइट प्रोपोगेट करती है मीडियम में तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होता है, और ये हो जाएगा B नॉट साइन ओमेगा टाइम्स T माइनस एक्स बाई सी. ठीक है. तो अगर E वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो B जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और हमको इससे पता चल रहा है कि प्रोपोगेशन इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. ठीक है. तो a combination of these type of perpendicular electric and magnetic field waves is called as electromagnetic waves, right? I repeat, a combination of mutually perpendicular electric and magnetic field waves is referred to as an electromagnetic wave in vacuum. ठीक है. तो important ये है कि E is perpendicular to B and both of them are perpendicular to the velocity of propagation of wave, right? तो ये इंपॉर्टेंट है. अब आती है बात, करते हैं हम, तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ हमारा मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट की. तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, एम्पियर्स लॉ से कहानी शुरू करनी पड़ेगी हमको. Let's discuss Ampere's law first. Ampere's law का एक्सप्रेशन है लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl और क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl is equal to mu naught into I enclosed by this loop. Okay, so this I is enclosed by the loop. अब यहां पर सपोज करो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये करंट कैरिंग वायर है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. ठीक है. और दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, राइट. और हम ये लूप लेते हैं. ओके. तो जब हम ये लूप ले रहे हैं तो यहां पर जब मैं B डॉट dl करूंगा तो I एनक्लोज्ड क्या आ जाएगा. मान लीजिए B का डायरेक्शन ये है और L का डायरेक्शन अलोंग द लूप है, दिस इज dl. तो B डॉट dl जब हम लिखेंगे तो ये म्यू नॉट I आएगा, और I एनक्लोज्ड में I1 प्लस I3 माइनस I4 होगा. तो इट्स I1 प्लस I3 माइनस I4 इज द करंट एनक्लोज्ड. ओके. अब इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमको याद रहनी चाहिए. दिस एम्पियर्स लॉ इज वैलिड ओनली, this is valid only when electric field in the region is constant.
राइट. सो दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा तब एम्पियर्स लॉ क्या होगा या इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, हम इसकी बात करते हैं. ठीक है. तो एक कैपेसिटर ले लेते हैं. ये एक कैपेसिटर लिया हमने और इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसके अंदर मैंने एक ये लूप ले लिया. ठीक है. अब while it is charging the capacitor has started charging now, right. अभी इसके ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, बट ये इसकी पूरी कैपेसिटी का चार्ज नहीं है. पूरी कैपेसिटी का चार्ज इसका प्लस कैपिटल क्यू और माइनस कैपिटल क्यू है. अब मैंने इसके बीच में एक ये सरफेस ले लिया. ठीक है, लूप ले लिया और लूप के अंदर ये एरिया हुआ. अब जब मैं B डॉट डी एल करूंगा, तो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए क्योंकि I इज 0. क्यों? क्योंकि I तो यहां से यहां जा ही नहीं रहा है, कोई I क्रॉस नहीं कर रहा है इसको. तो अब when the charging is there, right, the electric field in between the plates is a variable. ठीक है. तो जब आप यहां पर कंपास लेके जाएंगे, मैग्नेटिक कंपास लेके जाइए, तो आपको समझ में आएगा कि वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब ये हुआ, कि इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल कैन नॉट बी इक्वल टू 0. Right? Why? Because electric field is a variable. तो वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. यही मैक्सवेल ने समझाया. ठीक है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा, तो B डॉट डी एल जब हम करेंगे वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो दिस B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. राइट. और जो नेट हम B डॉट डी एल लिखेंगे उसमें कंडक्शन करंट तो आएगा ही. यहां पर दिस इज द केस, यहां पर कैपेसिटर के केस में ये लिखा हमने, पर अगर मान लीजिए कंडक्शन करंट भी है, उसके पहले ये जो टर्म आया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, दिस टर्म इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट ID. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है? डिस्प्लेसमेंट करंट आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है. डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है. ठीक है. एंड दिस इज हाउ इट इज गिवन. और तब हम इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल को ये लिखते हैं. तो अब अगर दोनों करंट है, कंडक्शन करंट भी है और डिस्प्लेसमेंट करंट भी है, तब एम्पियर्स लॉ कैसे लिखा जाएगा? तो टेक्निकली क्या हुआ, एम्पियर्स लॉ फॉर अ वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज loop integral of B dot dl is equal to mu naught I plus mu naught epsilon naught d phi E by dt, where phi is the electrostatic flux. Right? Or we can write it as mu naught I plus ID. This is conduction current IC
IC is the conduction current, and ID is the displacement current. ओके ये मैक्सवेल ने दिया था इक्वेशन. So now let's move ahead to Maxwell's equation. Gauss's law for electricity. Now please remember that all these equations are valid only for plane electromagnetic waves, plane EM waves. Right? So what is Gauss's law for electricity? So the law is सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज बी डॉट डी एस, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0. नाउ Faraday's law, Faraday's law is given as E dot dl, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ था अगर आप लोगों को याद हो तो, E dot dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी. और एम्पियर्स लॉ जैसा कि अभी हमने डिराइव किया है, एम्पियर्स लॉ इज गिवन एज क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I naught plus ID, or it is mu naught times IC plus epsilon naught times d phi E by dt. This is line integral of B dot dl. ओके तो ये तीन लॉज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. ये चार इक्वेशंस हैं जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस के अंदर आते हैं और आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है. So now let's check whether these equations are valid for a plane electromagnetic wave or not. These are all these are all Maxwell's equations. तो ये चेक करते हैं कि these equations are valid for a plane electromagnetic wave or not, right? तो we are doing this application check in vacuum, right? तो Faraday's law is closed loop integral of E dot dl is equal to minus d phi b by dt. The fields are E is equal to
दिस इज ई वाई, राइट, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, एंड बी जेड इज बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, राइट। तो अब हम यहां पर, सो नाउ दिस इज द लूप जिसके अक्रॉस हम फैराडेज लॉ यूज करने की कोशिश करेंगे, अप्लाई करने की। इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E, y में है क्योंकि, और इलेक्ट्रिक फील्ड Ez आएगा इस तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड Bz आएगा इस तरफ, ठीक है। तो पहले E डॉट dl करते हैं, A से B, B से C, C से D और D से A। तो क्लोज लूप इंटीग्रल लिखा हमने अगर इस केस के लिए, तो क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl, लेट्स डू इट फर्स्ट। तो ये हो जाएगा, फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, राइट, पॉजिटिव वाई। तो ए से बी जब हम जाएंगे तो ए से बी में द एंगल बिटवीन लेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्रीज, तो इसके कारण जीरो हो गया फर्स्ट सेगमेंट, प्लस बी से सी जब गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इज इक्वल टू x2 पे क्या होगा, यहां पर हम x की जगह x2 लिखेंगे। तो ये आएगा हमारे पास ई नॉट इंटू ये जो भी लेंथ है, इस लेंथ को हम L ले लेते हैं, ठीक है। तो ई नॉट इंटू एल साइन ओमेगा टाइम्स टी माइनस x2 बाई सी, ये आएगा। फिर यहां पर जीरो हो जाएगा C से D में, और जब D से A में हम आएंगे तो फिर से मिलेगा हमको, अब पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एंगल इनके बीच में अब 180 डिग्रीज का है। तो माइनस ई नॉट एल साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स टी माइनस x1 बाई सी, राइट। तो क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू ई नॉट एल साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स टी माइनस x1 बाई सी, ई नॉट एल टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स टी माइनस x2 बाई सी माइनस साइन ओमेगा ऑफ टी माइनस x1 बाई सी। ये हमारा E डॉट dl आया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लेट्स टेक दिस मच पोर्शन, राइट। मैग्नेटिक, इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, एरिया वेक्टर इसका dA, और ये यहां से x डिस्टेंस पर इसकी विड्थ हमने dx ले रखी है, ठीक है। तो d फाई b क्या हो जाएगा, d फाई b फ्रॉम दिस एरिया विल बी b नॉट साइन ओमेगा t माइनस x बाई सी इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा इसका एल डी एक्स। तो जब फाई बी के लिए इंटीग्रेट करेंगे इसको फ्रॉम x1 टू x2, तो ये आएगा b नॉट एल इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टाइम्स t माइनस एक्स बाई सी डी एक्स, राइट, फ्रॉम x1 टू x2। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा अपॉन ओमेगा। नाउ व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स वी गेट कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस x2 बाई सी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस x1 बाई सी, ये मिला हमको फाई बी। Now from here we get minus d phi b by dt as, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस हुआ, माइनस साइन, तो माइनस का माइनस प्लस हो गया, तो ये आया b नॉट एल सी ओमेगा अपॉन ओमेगा, दिस बिकम साइन ओमेगा टाइम्स t माइनस x2 बाई सी
माइनस साइन ओमेगा टाइम्स टी माइनस x1/c। ठीक है, अब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखिए, इसको और इसको, ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फैराडेज लॉ को, दे शुड बी इक्वल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे, तो ये साइन तो कैंसिल हो जाता है, साइन गेट्स एलिमिनेटेड व्हेन वी इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। तो बचा क्या हमारे पास, ये ओमेगा भी यहां कैंसिल हो रहा है, एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको ई नॉट की वैल्यू मिलती है बी नॉट सी। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ ई नॉट एज बी नॉट सी। क्लियर? तो ये हमने इक्वेशन डिराइव किया है फैराडेज लॉ से। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं वो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वैलिड है या नहीं है। और हम वेव कौन सा ले रहे हैं, हम लाइट वेव ले रहे हैं। तो पहला एक्सप्रेशन आया ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, वेयर ई नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेव एंड बी नॉट इज amplitude of magnetic field wave. Right, now let's move ahead to Ampere's law, applying Ampere's law in vacuum. Okay, वैक्यूम में कंडक्शन करंट नहीं होता है, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा और ये आएगा, एम्पियर्स लॉ ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम ग्राफ बनाते हैं, इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। अब सबसे पहले, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, मैग्नेटिक फील्ड था अलोंग जेड एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अलोंग द वाई एक्सिस, इस तरफ था। तो पहले क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल निकालते हैं। क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल हो जाएगा, यहां पर डी से ई जब हम आएंगे, तो डी से ई आएंगे तो ये x1 पे है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन था बी जेड इज बी नॉट साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी। ठीक है, एंड दिस लेंथ इज, वी आर कंसिडरिंग दिस लेंथ टू बी l, राइट। तो इट इज बी नॉट साइन, l से मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन ओमेगा t माइनस x1/c। ई एफ के लिए 0 हो जाएगा लाइन इंटीग्रल, एफ जी के लिए माइनस हो जाएगा, सो दिस इज माइनस बी नॉट एल, क्योंकि एंगल 180 डिग्री का है, साइन ओमेगा टी माइनस x2/c। ये आ गया हमारा बी डॉट डी एल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस x/c। ठीक है, तो यहां पर फिर से हम एक एलिमेंट चूज करते हैं और ये x हो गया। ठीक है, तो जब हम डी फाई ई लिखेंगे तो हम लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस x/c इंटू एल डी एक्स। ठीक है, तो L यहाँ और dx यहाँ। नाउ वी शुड इंटीग्रेट इट टू फाइंड आउट व्हाट इज फ्लक्स फाई ई फ्रॉम, द इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम x1 to x2, right? So this is E naught L, when we integrate it, it's with respect to x, साइन का माइनस कॉज आएगा और माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा c अपॉन ओमेगा। ठीक है, और साइन का इंटीग्रल कॉज होता है, तो कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस x2/c माइनस कॉज ओमेगा टी माइनस x1/c। ये आया फाई ई। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, डी फाई ई बाई डी टी, दिस इज ई नॉट एल सी बाई ओमेगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा कॉज, एक तो ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा विल बी टेकन आउट, राइट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस x1/c
माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x2/c। ये हुआ। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से ऑन ईदर साइड्स। ठीक है। देन what happens is this entire equation is equal to this equation by this law. ओके तो जब आप कंपेयर करेंगे यहां पर इसको, तो आपको दिखाई देगा ये कि ये साइन बी नॉट एल कॉमन निकल के साइन कैंसिल हो जाएगा, राइट। एल कैंसिल हो जाएगा, यहां ओमेगा कैंसिल हो गया, और हमको यहां से मिला बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू सी। ये सेकेंड एक्सप्रेशन हमने निकाला। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था? ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था। ठीक है। using these two equations what we will try to do is we will try to find out what is the expression for speed for light, or what is the value of what is the expression for speed of light, right? तो b नॉट को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो e नॉट बाई सी। बी नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ई नॉट बाई सी, तो ये मिलेगा हमको ई नॉट बाई सी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट सी। दिस ई नॉट कैंसल्स आउट फ्रॉम ईदर ऑफ द साइड्स, एंड नाउ व्हाट वी गेट इज सी इज इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इस एक्सप्रेशन से हमको ये मिलता है, और जब हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो सी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो यही वैल्यू होती है लाइट की। 2.99 कुछ आता है, पर हम अप्रॉक्सीमेटली उसको ये लिख सकते हैं। तो ये प्रूव करता है कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो है ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वैलिड हैं। ठीक है। और ये इसकी वैलिडिटी हमने चेक कर ली। यहाँ पर ये डेरिवेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, पर मैंने आपको ये इसलिए सिखाया है ताकि आपको समझ आए कि ये आया कहाँ से है। आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब पढ़ना पड़ेगा, और ये सिंपल है। मैं आपको एम्पियर्स लॉ और फ्लक्स निकालना और लूप लाइन इंटीग्रल निकालना यही सिखा रहा हूँ। ऑलरेडी आप लोगों ने ये सब देखा हुआ, सो यू आर नॉट न्यू टू इट, राइट? So that's how we proved it. Now let's discuss energy density. E is given as E naught sine omega times t minus x by c, right? And this is Ey, and Bz is given as B naught sine omega times t minus x by सी। हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती थी? यू बी इज इट्स बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। सो यूनिट इज इक्वल टू यू ई प्लस यू बी। यूई को लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टाइम्स टी माइनस एक्स बाई सी, प्लस यूबी को लिख सकते हैं बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टाइम्स टी माइनस एक्स बाई सी अपॉन 2 म्यू नॉट। अब अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालें, नेट यू नेट एवरेज निकालें, तो क्या मिलेगा हमको? हाफ एप्सिलॉन नॉट
ई नॉट स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर ओमेगा टाइम्स टी माइनस एक्स बाई सी की एवरेज वैल्यू होगी 1/2 प्लस बी नॉट स्क्वेयर अपॉन 4 म्यू नॉट, क्योंकि यहां पर भी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी की वैल्यू 1/2 होगी। अब यू एवरेज को हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वेयर प्लस बी नॉट स्क्वेयर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 4 म्यू नॉट, राइट। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हमने डिराइव की हुई हैं। ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, फैराडेज लॉ से आया था, और दूसरी इक्वेशन थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर में अगर हम इसको बी नॉट और सी के टर्म्स में, बी नॉट के टर्म्स में और म्यू नॉट के टर्म्स में लिखना चाहें तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके 1/4 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सॉरी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर क्या आएगा ये देखते हैं। ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमको फाइनली मिलेगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। तो ये समझ में आया हमको कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, राइट। अब अगर मैं यू एवरेज को लिख सकता हूं, मैं यहां पर अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहूं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहूं तो हाफ बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू एवरेज कैन बी गिवन। Now let's discuss intensity of electromagnetic waves. यह हमने एक सिलेंड्रिकल कॉलम लिया जिसमें लाइट रे प्रोपोगेट कर रही है। ये दो रीजन्स के बीच में लाइट रे, अगर डेल्टा टी टाइम में लाइट रे क्या लेंथ ट्रैवल करेगी इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो इट इज सी डेल्टा टी, राइट। एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए होगा। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यू क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी इस पूरे वॉल्यूम में क्या स्टोर हो गई, यू मल्टीप्लाइड बाई सी डेल्टा टी इंटू ए, वॉल्यूम है ये। तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यू अपॉन ए डेल्टा टी विच इज यू इंटू सी। विच इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी।
या हम इसको लिख सकते हैं बी नॉट स्क्वेयर सी अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूलेज पे सवाल आते हैं तो इट्स बेटर इफ यू रिमेंबर इट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और पिछले सालों में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे, तो और स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगा के आप करेंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। इसमें आपको कभी कभी वेव्स के कॉन्सेप्ट का भी यूज करना पड़ता है, तो आपको वेव्स में भी उसका ज्ञान होना चाहिए आपको। ठीक है, सो दैट्स नाउ फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, वी विल मीट in the next lecture. Till then, goodbye, keep practicing, God bless you.